हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 22 सितंबर 2024। आज के संडे मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, संडे के दिन हम एक वीक के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिन्होंने एक सप्ताह के अंदर करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं देखा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप सभी का सारा क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो अगर वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे और आप सभी का टाइम बचे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे MBABN टीके का संबंध किससे है? तो अभी हाल ही में एक टीके की मंजूरी दी गई है WHO के द्वारा, जिसका नाम है MBABN। टीके का संबंध किससे है? तो यह टीका है एमपॉक्स का। इसकी व्याख्या देखें तो WHO के द्वारा अभी हाल ही में अगर पूछा जाए किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था, तो वह किया गया था एमपॉक्स को। इसी एमपॉक्स के लिए अभी हाल ही में एक टीका विकसित किया गया है, जिसका नाम है MBABN टीका है। और इस टीके की मंजूरी अगर पूछे किसके द्वारा दिया गया है, तो WHO के द्वारा दिया गया है। और वहीं पूछे कि इस टीके का प्रयोग अगर पूछे पहली बार किस देश में किया जा रहा है, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसे जायरे कहते हैं, यहाँ पर यह टीका लगाया जाएगा। तो जिसके द्वारा मंजूरी दी गई है उसका नाम है WHO, और WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड प्रश्न हमारा है, हाल ही में टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में शीर्ष स्थान किस कंपनी को मिला है? तो भारत की कौन सी कंपनी है जिसे शीर्ष स्थान मिला है भारत में? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा HCL टेक। अभी जो है टाइम पत्रिका की 2024 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जारी की गई है। पूरे विश्व में अगर पूछे पहला स्थान किस कंपनी का है, तो एप्पल का है, जो कि USA की कंपनी है। और वहीं पूछे कि टाइम पत्रिका के अनुसार 2024 में भारत में अगर पूछे कौन सी कंपनी टॉप पर रही है, तो HCL टॉप पर रही है। और वहीं पूछे कि HCL जो है पूरे विश्व में HCL का कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान है। पूरे विश्व में पहले नंबर पर एप्पल है, और भारत में पहला स्थान किस कंपनी का है, तो HCL का है, और HCL का पूरे विश्व में स्थान है 12वां। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो सफल परीक्षण किया गया है स्पेस फील्ड के द्वारा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो स्पेस फील्ड यह क्या है, तो भारत का पहला एरो स्पाइक रॉकेट इंजन है। इस इंजन के माध्यम से जो है, इस इंजन में खासियत क्या है, तो यह हाई टेम्परेचर पर उड़ान भर सकता है, और इस पर जो है हाई प्रेशर भी यह सहन कर सकता है। और इसमें जो है जो फ्यूल यूज होगा, तो इसमें कम फ्यूल भी प्रयोग किया जाएगा। और इसका भी जो है सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो चित्रदुर्ग में किया गया है। चित्रदुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में है। और इस इंजन का अगर पूछे आकार कितना है, तो 168 mm का आकार है, ये आपको याद रख लेना है। सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो स्पेस फील्ड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो वंदे मेट्रो का शुभारंभ पहली बार कहाँ किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। इसकी व्याख्या देखें तो वंदे मेट्रो रेल सेवा, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो PM मोदी जी के द्वारा किया गया है। और कहाँ किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। गुजरात के 2 शहरों को जोड़ा जाएगा, एक तो भुज से लेकर अहमदाबाद के बीच में वंदे मेट्रो रेल सेवा चलने वाली है, और इन दोनों शहरों के बीच की कुल दूरी है 360 किलोमीटर। और वंदे मेट्रो की स्पीड अगर पूछे कितनी है, तो 110 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस 2024 मनाया गया है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को 2 दिवस आप सभी को याद रखना है। पहला वाला याद रखना है राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, यह 15 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में? तो M विश्वेश्वरैया जी की याद में मनाया जाता है। दूसरा वाला याद रखेंगे 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, यह भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। इंजीनियर्स दिवस क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में? तो M विश्वेश्वरैया जी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में पहले अगर पूछे कि कृष्णा राज्य सागर बांध का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो M विश्वेश्वरैया जी के द्वारा किया गया था। किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर किया गया था। वहीं पूछे कि M विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
भारत रत्न पुरस्कार की अगर पूछे शुरुआत कब की जाती है तो 1954 में की जाती है और 1954 में 3 लोगों को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। जबकि विश्व हिंदी दिवस पूछे कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर बात करते हैं विश्व ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था, तो 16 सितंबर 1987 को जो है कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। क्या नाम है? मॉन्ट्रियल में यह सम्मेलन किया गया था किसके लिए? विश्व ओजोन संरक्षण के लिए। इसलिए 16 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है, तो जो साइबर क्राइम होते हैं इसको ध्वस्त करने के लिए सीबीआई ने अगर पूछे कौन सा ऑपरेशन चलाया है तो ऑपरेशन चक्र 3 चलाया गया है सीबीआई के द्वारा। अगर बात करते हैं ऑपरेशन चक्र 3 किसने शुरू किया है, सीबीआई ने शुरू किया है। और क्यों शुरू किया है? क्योंकि जो साइबर क्राइम होता है उसको समाप्त करने के लिए शुरू किया गया है। और इस ऑपरेशन में अगर पूछे सपोर्ट कौन कर रहा है तो एफबीआई कर रहा है। और ये जो है एफबीआई कहाँ की इस एजेंसी है, तो यह एजेंसी जांच एजेंसी है यूएसए की। तो ऑपरेशन चक्र किसने शुरू किया है? सीबीआई ने। कौन मदद करेगा इसमें? एफबीआई करेगा जो कि यूएसए की जांच एजेंसी है। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन देख लेते हैं जो भारत के द्वारा विभिन्न देशों में चलाया गया था। जैसे ऑपरेशन दोस्त भारत ने कहाँ चलाया था? तुर्की सीरिया में। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। और ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था। इसके बाद है ऑपरेशन पोलो कहाँ चलाया गया था, तो भारत के शहर हैदराबाद से संबंधित है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो अगर पूछे कब शुरू किया गया था तो 1948 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में चलाया गया था जब पाकिस्तानियों ने सियाचिन पर अधिकार कर लिया था। ऑपरेशन कैक्टस कब चलाया गया था, तो यह चलाया गया था मालदीव में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां। हाल ही में प्रकृति पर्व करम या इसे कर्मा भी कहते हैं कहाँ आयोजित हुआ है, तो कर्म का आयोजित किया जाता है झारखंड में। करम या कर्मा पूछे क्या है, तो यह एक प्राकृतिक पर्व है और यह कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड में मनाया जाता है। और इसी कर्मा फेस्टिवल के लिए पीएम मोदी जी ने शुभकामनाएं प्रदान की है झारखंड वासियों को। और यह अगर पूछे फेस्टिवल किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो बेगा, उरांव और मझवार जनजाति के द्वारा यह फेस्टिवल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसमें बहन जो है अपने भाई के लिए अच्छे कर्म के लिए पूजा करती है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड के अगर पूछे सीएम कौन है, तो वर्तमान में हेमंत सोरेन है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां। हाल ही में नीरज चोपड़ा ब्रुसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है, तो सिल्वर मेडल जीता गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा। किसमें? ब्रुसेल्स डायमंड लीग में। कितना दूर भाला फेंके हैं, तो 87.86 मीटर दूर भाला फेंका गया है। नीरज चोपड़ा के अगर पूछे इनका खेल कौन सा है, तो ये खिलाड़ी हैं भाला फेंक के। अभी जो है ब्रुसेल्स डायमंड लीग का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो बेल्जियम में किया गया था। यहाँ पर सिल्वर मेडल अगर पूछे 87.86 मीटर दूर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा जी ने क्या जीत लिया है, सिल्वर मेडल जीता है। और वहीं पूछे कि ब्रुसेल्स डायमंड लीग में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो एंडरसन ने जीता है। और इनका भी खेल कौन सा है, भाला फेंक है। वहीं बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था, तो यहाँ भी सिल्वर मेडल जीता था। फिक्की स्पोर्ट्स के द्वारा अगर पूछे कि फिक्की स्पोर्ट्स के द्वारा यंग लीडर्स का अवार्ड अगर पूछे किसको दिया गया है, तो यह दिया गया है नीरज चोपड़ा जी को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां। हाल ही में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा बिनोत्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो बिनोत्रा का वी और यहाँ विशाखापत्तनम का वी। तो बिनोत्रा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, विशाखापत्तनम में किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो बिनोत्रा क्या है, बिनोत्रा एक पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा है। और यह ट्रेनिंग अगर पूछे कहाँ दी जा रही है, तो विशाखापत्तनम में दी जा रही है। और किस जहाज़ में इसका प्रयोग किया गया है, तो INS सातवाहन
जहाज के द्वारा यह प्रयोग किया गया है, यानी कि विनेत्रा का प्रयोग किया गया है। और किस पनडुब्बी को बचा के यह अभियान शुरू किया गया है, तो कलवरी पनडुब्बी को बचाने की ट्रेनिंग इसमें दी गई है। एक जहाज है, मान लीजिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते, ये मान लीजिए सातवाहन जहाज है, इसमें जो भारत की नौसेना है इसमें सवार होगी और एक दूसरे जहाज को बचाएगी, जो कि ये हमारे भारत का है। और इस जहाज को, जिस जहाज को बचाएगी उस जहाज का नाम रखा गया है कलवरी पनडुब्बी। ठीक है, तो इसमें भारतीय सेना होगी, नौसेना होगी, इसका नाम है INS सातवाहन, और जिसको बचाने वाली है इसका नाम है कलवरी पनडुब्बी। तो ये दोनों ट्रेनिंग किया गया है और इस ट्रेनिंग का क्या नाम है, विनोत्रा, जो कि पनडुब्बी से बचाने की ट्रेनिंग सुविधा दी जाएगी। और कहाँ पे दी गई है, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में दिया गया है। सॉरी, अगर पूछे कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हैं, तो सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में लगातार छठे वर्ष CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है। तो लगातार छठी बार जो है राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर अवार्ड किसे दिया गया है, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को दिया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर अवार्ड अगर पूछे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो CII-GBC यानी भारतीय उद्योग परिसंघ और ग्रीन बिजनेस सेंटर के द्वारा ऊर्जा लीडर अवार्ड प्रदान किया गया है। और लगातार यह अवार्ड जो है छठी बार किसे प्रदान किया गया है, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को प्रदान किया गया है। और ये कहाँ की कंपनी है, तो विशाखापत्तनम की कंपनी है। अगर पूछे कि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, अभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार अगर पूछे किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा प्रदान किया गया है। किसे दिया गया है, तो श्री वी निवासन जी को प्रदान किया गया है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है, तो क्रिप्टो को अपनाने वाला शीर्ष देश बन गया है भारत। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी अगर पूछे कि इसके द्वारा जो है चैनलिसिस के अनुसार 5वीं रिपोर्ट जो जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि क्रिप्टो को अपनाने वाला देश कौन कौन सा है, तो पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। ठीक है, तो चैनलिसिस कंपनी के अनुसार ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी जिसका नाम है चैनलिसिस के अनुसार जो 5वीं रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें क्रिप्टो को अपनाने वाला पहला देश अगर पूछे कौन बन गया है, तो भारत, दूसरा नाइजीरिया, तीसरा इंडोनेशिया बन गया है। नाइजीरिया की राजधानी का क्या नाम है, अबूजा है और यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो नाइजीरिया है। तो इंडोनेशिया की राजधानी पूछे क्या है, तो इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता। और पूछे कि विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में शोध उपग्रह चामरान फर्स्ट को क्वेम 100 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है, तो शोध उपग्रह का नाम है चामरान। इसको पूछे किसने लॉन्च किया है, तो ईरान ने लॉन्च किया है। इसकी व्याख्या देखें तो चामरान फर्स्ट यह क्या है, यह एक शोध उपग्रह है। इसको लॉन्च किसने किया है, ईरान ने लॉन्च किया है। किस रॉकेट से, तो क्वेम 100 रॉकेट से यह लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, ईरान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। और यह एक शोध उपग्रह है जिसका नाम है चामरान फर्स्ट। वहीं बात करते हैं ईरान की राजधानी का क्या नाम है, तेहरान है। तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा और तुर्की की मुद्रा का क्या नाम है, लीरा यहाँ की मुद्रा का नाम है। मलेशिया की मुद्रा का क्या नाम है, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ की मुद्रा का नाम है रिंगिट। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है रियाल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को। इसकी व्याख्या देखें तो ओजोन दिवस 2024 अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार जो है इसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और अगर बात करते हैं कि 16 सितंबर 1987 को ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो कनाडा में किया गया था। किसके लिए, ओजोन संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण के लिए। कब किया गया था, तो 1987 में किया गया था 16 सितंबर को। इसलिए जो है 16 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इसी ओजोन संरक्षण के लिए यानी इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यह बात कही गई है कि जो CFC है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया था, जो कि ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर पूछे गैस कौन सी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। 2024 में अगर पूछे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की थीम क्या रखी गई है, तो 2024 में जो है थीम रखी गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु क्रिया को आगे बढ़ाना, इसकी थीम रखी गई है।
14 सितंबर को मैंने बता दिया राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, तो ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं 15 सितंबर को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में नया घातक वेटलैंड वायरस WELV कहाँ खोजा गया है? तो क्या है WELV? एक घातक वेटलैंड वायरस है। इसकी खोज कहाँ की गई है? तो चीन में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। WELV क्या है? वेटलैंड वायरस है। इसकी खोज कहाँ की गई है? चीन में इसकी खोज की गई है। और इस वायरस के तहत अगर पूछे इंसान के अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, बुखार और सिरदर्द दिखाई देते हैं, जो कि ये दोनों जो है एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। और अगर बात करते हैं कि WELV के द्वारा अगर पूछे कि इस वायरस के द्वारा पहले मरीज कहाँ देखा गया था, तो पहला मरीज देखा गया था मंगोलिया में देखा गया था। और मंगोलिया की राजधानी का क्या नाम है? उलान बटेर है। और इस वायरस की खोज अगर पूछे किसके द्वारा की गई है, तो चीन के द्वारा इसकी खोज की गई है। अगर वही पूछे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। चीन की राजधानी का क्या नाम है? बीजिंग यहाँ की राजधानी का नाम है। चीन की मुद्रा का नाम है रेवेनवी और युआन, यहाँ पे 2 मुद्राएं चलती हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 15, हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन सद्भाव चलाया है। इसकी व्याख्या देखें तो ऑपरेशन सद्भाव यह किसने चलाया है? तो भारत सरकार ने मदद करने के लिए चलाया है, जिसमें मदद किया जाएगा म्यांमार का, लाओस का, वियतनाम का, क्योंकि इन 3 देशों में टाइफून यागी से बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं, जिसकी मदद भारत करेगा ऑपरेशन सद्भाव के द्वारा। म्यांमार की राजधानी की बात करते हैं नापीता और यहाँ की मुद्रा का नाम है क्यात। लाओस की राजधानी का नाम है वियंतिने। वियतनाम की अगर पूछे कि राजधानी का क्या नाम है? हनोई और वियतनाम की मुद्रा का क्या नाम है? डोंग है। तो ऑपरेशन सद्भाव पूछे कहाँ चलाया गया है? म्यांमार, लाओस, वियतनाम में चलाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ऑपरेशन अजय कहाँ चलाया गया है? इजराइल में। ऑपरेशन चक्र मैंने अभी बताया CBI के द्वारा किसको समाप्त करने के लिए? तो साइबर क्राइम को समाप्त करने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है? तो भास्कर प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो भास्कर प्लेटफॉर्म अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यानी कि जो स्टार्टअप है उसके लिए अच्छा माहौल तैयार किया जा सके, इसके लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। वहीं पूछे कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो पीयूष गोयल जी हैं। स्टार्टअप डे अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई जाती है? तो 16 जनवरी 2016 को, 26 जनवरी 2016 को किया जाता है। वहीं पूछे कि स्टैंड अप इंडिया अगर पूछे किसके लिए शुरू किया गया था, तो SC और ST वुमेन की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधार करने के लिए स्टैंड अप इंडिया शुरुआत की गई थी। ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब अगर पूछे किसने जीता है, तो यह जीता है अनमोल खरब ने। किसने जीता है? अनमोल खरब ने जीता है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो बेल्जियम इंटरनेशनल यह अगर पूछे किस खेल से संबंधित कप है, तो बैडमिंटन का यह खेल है। और इसको पूछा किसने जीता है, तो अनमोल खरब ने जीता है। और बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है? तो ब्रुसेल्स यहाँ की राजधानी है। ब्रुसेल्स में 2 संगठन हैं, एक तो नाटो और दूसरा EU का। इन दोनों का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है, तो इन दोनों का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। उबेर कप और थॉमस कप ये दोनों अगर पूछे कप का विजेता कौन है, तो इन दोनों कपों का विजेता है चीन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तन्वी शर्मा अगर पूछे कि तन्वी शर्मा को अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ग्रैमी अवार्ड्स पाने वाली पहली भारतीय महिला अगर पूछे कौन है, तो तन्वी शर्मा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? तो यह पुस्तक है सुशील कुमार शिंदे जी की।
इसकी व्याख्या देखें तो सुशील कुमार शिंदे जी की अगर पूछे आत्मकथा का क्या नाम है तो पॉलिटिक्स के 5 दशक इनकी आत्मकथा का नाम है। ये जो है पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं और यह इस बुक में अगर पूछे किसका उल्लेख किया गया है तो जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 और 5 अगस्त 2019 के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को पहली बार ये घोषणा होता है कि जम्मू कश्मीर को 2 यूटी बना दिया जाएगा। कब? तो 5 अगस्त 2019 को यह घोषणा होता है और इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बदल दिया जाता है। एक यूटी का नाम खुद जम्मू कश्मीर हो जाता है और दूसरे यूटी का नाम हो जाता है लद्दाख। अगर पूछो वर्तमान में अभी लद्दाख में गृह मंत्री के द्वारा जो है 5 नए ज़िले निर्माण किए जाते हैं और इस प्रकार से लद्दाख में टोटल अगर पूछे कुल कितने ज़िले हैं तो वर्तमान में 7 ज़िले हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में लुफ्थहासा उड़ने वाली मेढक राकोफोरस स्यूडोमाला बारिकस कहाँ खोज हुई है? तो यह एक उड़ने वाला मेढक है जिसका नाम है राकाफोरस। इसकी खोज अगर पूछे कहाँ की गई है तो इसकी खोज की गई है केरल में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। राकोफोरस स्यूडोमाला बारिकस यह क्या है? यह एक उड़ने वाला मेढक है। यह लुप्त प्राय हो गया है लेकिन अभी हाल ही में इसकी खोज कहाँ की गई है तो मालाबार तट पर की गई है। मैं थोड़ा सा मैप से समझा दूं, ये वाला जो क्षेत्र होता है इसे मालाबार क्षेत्र कहते हैं और यहीं पे जो है अगर पूछे कौन सा राज्य स्थित है तो केरल स्थित है। तो पूछे किस राज्य में खोजा गया है तो केरल में खोजा गया है। किस तट पर? तो मालाबार तट पर खोजा गया है। कुछ दिनों पहले अभी हाल ही में तमिलनाडु में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है दक्षिणी बर्ड बिंग। तो दक्षिणी बर्ड बिंग किसका नाम है? तो तितली की एक नई प्रजाति है जिसकी खोज अगर पूछे कहाँ की गई, तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु वाला क्षेत्र ये यहाँ का भाग होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 20वां, हाल ही में यूएसए की फोर्ड मोटर कंपनी ने कहाँ फिर से अपना प्लांट प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में फिर से फोर्ड कंपनी अपनी कह सकते हैं कि कंपनी स्थापित करने वाली है। तो फोर्ड कंपनी अगर पूछे कहाँ की है तो यूएसए की कंपनी है और अभी जो है फोर्ड कंपनी चेन्नई यानी तमिलनाडु में फिर से अपना प्लांट प्रारंभ करने वाली है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा किसने करी है? तो तापी पाइपलाइन पर काम करने की घोषणा शुरू किया गया है अफगानिस्तान के द्वारा। तापी पाइपलाइन यह जो है अगर पूछे किसके लिए शुरू किया जा रहा है तो गैस पाइपलाइन के लिए यह शुरू किया जा रहा है। तापी का फुल फॉर्म अगर पूछे क्या है तो टी फॉर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर हो जाएगा अफगानिस्तान, पी फॉर हो जाएगा पाकिस्तान, ए फॉर हो जाएगा आई फॉर हो जाएगा इंडिया। तो इसकी शुरुआत अगर पूछे तापी की पाइपलाइन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की जा रही है तो तुर्कमेनिस्तान से किया जा रहा है। तुर्कमेनिस्तान में एक गड्ढा है जहाँ से गैस निकाला जाएगा। उस गड्ढे का नाम है गैल्किनीस गैल्ड फील्ड। यहाँ से जो है यह गैस निकाला जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है तुर्कमेनिस्तान है, फिर इसके बाद अफगानिस्तान पड़ेगा, इसके बाद पाकिस्तान पड़ेगा और यहाँ पे अपना भारत पड़ेगा। ठीक है, तो इन 4 देशों से जो है तापी पाइपलाइन गैस परियोजना या जो है भारत में आने वाला है। ठीक है, तो इसकी टोटल दूरी अगर पूछे कितना है तो तुर्कमेनिस्तान से लेकर भारत के बीच में 1800 किलोमीटर की टोटल दूरी होने वाली है। और अभी जो है काम तो शुरू हो गया है तुर्कमेनिस्तान में, तो काम शुरू हो गया है, फिनिश भी हो गया है। तो यहाँ पे जो है काम पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो है अफगानिस्तान ने घोषणा करी है कि जो तापी पाइपलाइन पर हम काम अपना शुरू करने वाले हैं। तो घोषणा किसने करा है तो अफगानिस्तान ने घोषणा करा है। फिर इसके बाद पाकिस्तान में जाएगा और पाकिस्तान के बाद भारत में इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न अगर बात करते हैं कि अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? काबुल है। पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी का नाम है अशगाबाद और ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में हकूटो R2 चंद्र मिशन किसने लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो हकूटो R2 चंद्र मिशन कौन शुरू करने वाला है? तो यह जापान शुरू करने वाला है। इसकी व्याख्या देखें तो अभी कुछ दिनों पहले जापान के द्वारा एक मिशन भेजा गया था चांद के अध्ययन करने के लिए जिसका नाम था स्लिम या फिर इसे मून स्नाइपर मिशन कहते हैं। किसने लॉन्च किया था? तो जापान ने लॉन्च किया था। जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा। तो जाक्सा के द्वारा स्लिम मिशन भेजा गया था मून के अध्ययन करने के लिए, लेकिन इसका जो है अभी हाल ही में संपर्क टूट गया है। तो कह सकते हैं कि मून स्नाइपर मिशन फेल हो गया है। फिर इसके बाद जो है जापान ने घोषणा करी है कि अभी जो है हम हाकुतो R2 चंद्र मिशन शुरू करने वाले हैं और इसे अगर पूछे किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और पूछे कि यह रॉकेट किसका है तो एलन मस्क का है। किसका है? तो एलन मस्क का यह रॉकेट है। और पूछे कि एलन मस्क
किस देश के हैं, तो अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं, तो USA यानी अमेरिका के हैं, याद रखेंगे। जो इस हकूतो R2 चंद्र मिशन में लैंडर है उसका क्या नाम है, तो रिसाइलेंस इसका नाम है। जो रोवर लगा है इसका नाम है टेनेसियस। तो ये दोनों भी याद रख लेने हैं। और कब लॉन्च किया जाएगा, तो दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो यह हराया गया है किसको, चीन को। तो भारत ने किसको हरा दिया हॉकी में, चीन को हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। इसकी व्याख्या देखें तो एशियाई चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी, इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है, तो इस ट्रॉफी का आयोजन किया गया है चीन में। फाइनल मैच इंडिया और चीन के बीच में खेला गया था, जिसमें चीन जो है हार जाता है और भारत इसमें जीत जाता है। एक ही गोल हुआ था और भारत के द्वारा एक ही गोल किया गया था, और यह गोल किसने किया था, तो जुगराज सिंह ने किया था। और इस प्रकार से एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी भारत जो है लगातार 5वीं बार इसमें जीत दर्ज कर लेता है। भारत के अगर पूछे इसमें कोच कौन थे, तो क्रेग फुलटन भारत के इसमें कोच थे। कप्तान कौन थे, तो हरमनप्रीत सिंह इसमें कप्तान थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स ट्रैवल ने किसे एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है, तो एशिया में सबसे अगर पूछे कि फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल का खिताब किसे दिया गया है, तो अंकोर वाट को दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। टाइम ट्रैवल के अनुसार जो है अगर पूछे कि सर्वाधिक फोटोजेनिक में विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया गया है एशिया में, तो पहला स्थान मिला है अंकोर वाट मंदिर को, और यह मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है। दूसरा स्थान किसको मिला है विश्व धरोहर स्थल में फोटोजेनिक के क्षेत्र में, तो ताजमहल को दिया गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर पूछे किसकी फ़ोटो खींची गई है एशिया में, तो अंकोर वाट का खींचा गया है। दूसरे नंबर पर ताजमहल का खींचा गया है, और 10वें नंबर पर हम्पी का खींचा गया है जो कि कर्नाटक का है। तो टॉप 10 अगर पूछे एशिया में, टॉप 10 में भारत का 2 चीज़ शामिल है, एक तो ताजमहल शामिल है और दूसरा हम्पी कर्नाटक का शामिल है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि जो ये अंकोर वाट है कहाँ पर है, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। तो इस मंदिर का अगर पूछे निर्माण किस वंश ने कराया था, तो खैमर वंश ने कराया था। यह मंदिर अगर पूछे किससे संबंधित है, तो भगवान विष्णु जी से संबंधित है। और इस मंदिर का अगर पूछे निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि खैमर वंश के राजा थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है, तो जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाफर हसन को नियुक्त किया है। इसकी व्याख्या देखें तो जॉर्डन के राजा कौन हैं, अब्दुल्ला द्वितीय हैं। इन्होंने अभी पूछे कि जॉर्डन का नया PM किसे बनाया है, तो जाफर हसन को बनाया है। जॉर्डन की राजधानी का क्या नाम है, अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। पेतोंग टारन श्रीवात्रा ये कौन है, तो थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री हैं, ये एक महिला हैं। निकोलस मादुरो कौन है, तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। फिलेमोन यांग कौन है, तो ये कैमरून के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये जो है इन्हें अभी हाल ही में 79वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। किसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली का अध्यक्ष 79वें क्रम का किसे बनाया गया है, तो फिलेमोन यंग को बनाया गया है, जो कि कैमरून के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 26 देखें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक का अगर पूछे सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, PM मोदी जी के द्वारा। कहाँ किया गया है, तो गांधीनगर में किया गया है। वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक का ये चौथा सम्मेलन अगर पूछे किसके द्वारा किया गया है उद्घाटन, तो PM मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। यह वैश्विक ऊर्जा अगर पूछे निवेशक जो है किससे संबंधित है, तो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है। यानी कि जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, इसको जो है बार बार यूज किया जा सके, उसके लिए चौथा सम्मेलन PM मोदी जी के द्वारा उद्घाटन इसका किया गया है। और कहाँ किया गया है, तो गांधीनगर में किया गया है उद्घाटन। कहाँ पर, महात्मा मंदिर में गांधीनगर में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। और गांधीनगर अगर पूछे किस राज्य में है, तो यह गुजरात में है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, री इन्वेस्ट 2024 भी कहते हैं, किसे कहते हैं, तो वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक को री इन्वेस्ट 2024 भी कहते हैं, याद रखेंगे। इसमें पूछे कि भागीदार देश कौन से हैं, तो ये 4 ऑप्शन में एक नाम इसमें से कोई हटा देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा। तो वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक में अगर पूछे भागीदार देश कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, ये सभी जो है भागीदार देश हैं।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं जो 4th नंबर का ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? तो अपने भारत में अपने नई दिल्ली में चौथे क्रम के ग्लोबल बायो का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 27वां। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो सुभद्रा जो है ये कृष्ण भगवान की बहन थी और सुभद्रा जी का मंदिर अगर पूछे कहाँ है? उड़ीसा में है। तो सुभद्रा योजना कहाँ शुरू किया जाएगा? उड़ीसा में शुरू किया जाएगा। 17 सितंबर को आप सभी को पता है कि विश्वकर्मा पूजा हुआ था और साथ साथ में पीएम मोदी जी का भी बर्थडे था। ठीक है, तो 17 सितंबर 2024 को विश्वकर्मा पूजा था और मोदी जी का क्या था? हैप्पी बर्थडे था। और इसी उपलक्ष्य में 17 सितंबर को सुभद्रा योजना शुरुआत की जाती है पीएम मोदी जी के द्वारा उड़ीसा में। इसका उद्देश्य क्या है? तो सुभद्रा योजना का उद्देश्य है महिलाओं को वित्तीय आत्मनिर्भर बनाना, इसका जो है उद्देश्य है, जिसमें जो है 5 वर्ष के लिए महिलाओं को प्रति वर्ष जो है 50,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा, यानी कि 5-5 हज़ार रुपये जो है प्रति माह दिया जाएगा, जिसमें जो है 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की महिलाएं जो है इसमें लाभान्वित होंगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो दिल्ली में अब तक आज़ादी के बाद से 3 ही महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। तीसरे नंबर की कौन बनी है? तो आतिशी मारलेना बनी है। तीनों महिलाओं के बारे में देख लेते हैं जो दिल्ली की अब तक मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे? अरविंद केजरीवाल थे। इन्हें जो है शराब घोटाले के कारण जो है इन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। तो इन्होंने घोषणा कर दी है कि हम जो है दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद जो है दिल्ली का नया सीएम कौन बना है? तो आतिशी मारलेना जी बनी है और ये दिल्ली के तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। पहली कौन बनी थी? तो सुषमा स्वराज जी बनी थी, दूसरी शीला दीक्षित थी और तीसरी कौन बन गई हैं? आतिशी मारलेना बन गई हैं। नेक्स्ट वहीं बात करते हैं कि दिल्ली के सबसे युवा अगर पूछे सबसे पहले और युवा मुख्यमंत्री कौन थे? तो ब्रह्म प्रकाश यादव जी थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रश्न हमारा है 29वां। हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्किल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आयोजन किया गया है फ्रांस में। इसकी व्याख्या करें तो वर्ल्ड स्किल्स 2024 इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? लियोन फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है। किस क्रम का है? तो 47वें क्रम का है, जिसमें भारत ने कुल 16 पदक जीता है। ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं कि लियोन में और किसका मुख्यालय है? तो लियोन में जो है इंटरपोल का मुख्यालय है। इंटरपोल की स्थापना कब होती है? तो 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना करी जाती है। नेक्स्ट हमारा है साउथ एशिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। चौथे क्रम का आयोजन किया गया है। विजेता इसमें अगर पूछे कौन बना है? तो भारत, यानी कि भारत का इसमें पहला स्थान में बना है। और भारत इसमें जो है साउथ एशिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक के साथ भारत जो है पहला स्थान है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश सीएम ने कहाँ सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो त्रिपुरा में करा है। सिद्धेश्वरी मंदिर इसका शुभारंभ योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जो कि यूपी के सीएम हैं। और शुभारंभ पूछे कहाँ किया गया है? तो बरकाधल त्रिपुरा में किया गया है। कहाँ पर? तो बरकाधल त्रिपुरा में किया गया है। और त्रिपुरा के अगर पूछे सीएम कौन है? तो माणिक शाह हैं। और यहाँ की मूल भाषा अगर पूछे क्या है? तो त्रिपुरा की मूल भाषा का नाम है कोकबरोक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में पेजर विस्फोटकों से कहाँ 9 से अधिक लोगों की मौत हुई है? तो लेबनान में हुई है। इसकी व्याख्या देखें तो लेबनान की अगर पूछे राजधानी का क्या नाम है? बेरूत है। लेबनान में एक आतंकी संगठन रहता है जिसका नाम है हिजबुल्ला। ठीक है, तो क्या है? यह एक सशस्त्र समूह है, यानी कि आतंकवादियों का एक समूह है। तो हिजबुल्ला में जो जितने भी लोग काम करते थे, तो जैसे वाकी टाकी होता है उसी प्रकार से एक चौड़ा होता है, इस प्रकार से कुछ ऐसे होता है, इतना चौड़ा होता है। वाकी टॉकी जो है कुछ इस प्रकार का होता है, लेकिन ये लंबा चौड़ा होता है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे पेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेजर बोलते हैं। और इस पेजर का अगर पूछे पहली बार निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यूएसए के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह जो है इसके माध्यम से अगर यह पेजर कोई यूज करता है तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। और यह अधिकतर अब जो है किसके पास है? तो आतंकवादियों के पास यह ज़्यादा है। ठीक है, किसके पास है? तो आतंकवादियों के पास है। तो इसी में जो है पता नहीं किस कारणवश जो है इसी पेजर में जो भी आतंकवादियों के पास था इसमें विस्फोट हो गया है। इसमें विस्फोट हो गया है। और जो आतंकवादी थे कहाँ थे? तो लेबनान में थे। तो ये लेबनान के द्वारा जो है जो ये हिजबुल्ला है, तो हिजबुल्ला के द्वारा इसमें बताया गया है कि जो इस पेजर में विस्फोट हुआ है
उसके लिए दोषी कौन है? इजराइल है। कौन है? इजराइल है, क्योंकि जो ये पेजर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यूएसए के द्वारा किया गया था। यूएसए का दोस्त कौन है? इजराइल है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हिजबुल्लाह जो ये पेजर यूएसए से लिया था, इसमें जो है यूएसए ने जो भी इसमें खूबी थी किसको बता दिया? इजराइल को बता दिया, और इजराइल ने इसमें कुछ तकनीकी परिवर्तन करके इसमें विस्फोट करा दिया है। तो ये आरोप लगाया गया है इजराइल के द्वारा, हिजबुल्लाह के द्वारा किस पर? इजराइल पर लगाया गया है। ठीक है, जिससे जो है यहाँ पे 9 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन की राजधानी की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? रिवेनविया है। ईरान की राजधानी का क्या नाम है? तेहरान है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 32, वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कहाँ पे होनी थी? विक्टोरिया में होनी थी, लेकिन विक्टोरिया ने अभी मना कर दिया कि हम इसका आयोजन नहीं करा सकते। तो अब राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो में किया जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो राष्ट्रमंडल खेल या इसे कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं, यह जो है अगर पूछे खेल कहाँ आयोजित किया जाता है, किस देश के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है, तो जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड जहाँ जहाँ पर अपने लोगों के द्वारा जिन जिन देशों पे अपना अधिकार किया था, तो उन देशों के द्वारा जो है राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जैसे भारत जो है अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है, पाकिस्तान भी था उसमें, क्योंकि पाकिस्तान जो है 1947 के बाद बटा है, ऑस्ट्रेलिया भी था, अमेरिका भी था। तो इस प्रकार के देश जो इंग्लैंड के गुलाम थे, वो सभी देश जो है राष्ट्रमंडल खेल खेलते हैं। ठीक है, और राष्ट्रमंडल खेल की अगर पूछे पहली बार शुरुआत कब की जाती है, तो पहली बार शुरुआत की जाती है 1930 में। कहाँ? हैमिल्टन, कनाडा में इसकी शुरुआत करी जाती है। 2022 में 22वें क्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बर्मिंघम यूके यानी इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था। 2026 में, यानी कि यह 4 साल के बाद राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाता है। तो 22 के बाद 26 में जो है किस क्रम का? 23वें क्रम का आयोजन कहाँ होना था? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा मेरे पास बजट नहीं है, मैं इस खेल का आयोजन अभी फ़िलहाल नहीं करा सकता। तो विक्टोरिया के बाद जो है राष्ट्रमंडल खेल का मेजबान कौन नया देश बन गया है? तो नया देश बन गया है ग्लासगो, यानी स्कॉटलैंड बन गया है। स्कॉटलैंड की राजधानी का क्या नाम है? ग्लासगो। तो 23वें क्रम का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो में किया जाएगा। अगर पूछे कि राष्ट्रमंडल खेल का कभी आयोजन भारत में किया गया था, तो हाँ किया गया था, 2010 में किया गया था। और यहीं पर जो है आयोजन के बाद जो है ऐसा सुनने में आया था कि कांग्रेस का सरकार था, इस पर आरोप लगा था कि इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला भी कर लिया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह किस देश में आयोजित एरेवन संवाद में भाग लिया है? तो एरेवन संवाद में कौन भाग लिया है? तो विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इसमें भाग लिया है। और इस एरेवन संवाद का अगर पूछे आयोजन कहाँ किया गया है, तो आर्मेनिया में किया गया है। एरेवन संवाद यह पहली बार आयोजन हुआ है, मतलब पहली बार इस प्रकार का कोई संवाद हो रहा है, और इस संवाद का आयोजन आर्मेनिया में किया गया है। और भारत के विदेश राज्य मंत्री इसमें भाग लिए हैं, जिनका नाम है कीर्तिवर्धन सिंह। और पूछे कि जो ये एरेवन संवाद है इसका आयोजक कौन है? तो आयोजन आर्मेनिया में हो रहा है। इसका आयोजक कौन करवा रहा है? तो आर्मेनिया, और इसके साथ साथ एक संगठन है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो इन दोनों के द्वारा जो है एरेवन संवाद का आयोजन किया गया है। एरेवन संवाद को जो है 1.5 संवाद भी कहते हैं। तो 1.5 संवाद किसे कहते हैं? एरेवन संवाद को कहते हैं, यानी आर्मेनिया की सरकार और इसमें एक प्राइवेट कंपनी, इन दोनों के द्वारा जो है इस संवाद का आयोजन कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जब कोई सरकारी और गैर सरकारी संगठन भाग लेते हैं, यानी किसी संगठन को कराते हैं, तो उसे 1.5 संवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन सा है? तो विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश पूछे कौन सा है? तो जापान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का शुरुआत अगर पूछे कब हुआ है, तो 19 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई है। और विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन कहाँ पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इसमें पूछे कि कौन से मंत्रालय के द्वारा यह सम्मेलन कराया जा रहा है? तो खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा कराया जा रहा है, जिसके मंत्री कौन हैं? तो चिराग पासवान इसके मंत्री हैं। और विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन में अगर पूछे भागीदार देश कौन सा बना है? तो जापान बना है। और वहीं पूछे कि फोकस कंट्री कौन बना है? तो ईरान और वियतनाम इसके फोकस कंट्री हैं। भागीदार देश इंपॉर्टेंट है, जापान बना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने
30 टन पेलोड क्षमता वाले किस पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा NGLV को मंजूरी दी गई है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो NGLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। इसको जो है अभी कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है। और इस NGLV की जो है पूछे क्षमता कितना है? तो इसकी क्षमता यानी कि यह जो है अपने साथ 30 टन पेलोड क्षमता के साथ यह जो है उड़ान भर सकता है। ठीक है। और यह किस प्रकार का अगर पूछे कि लॉन्चिंग व्हीकल है, तो इससे जो है यह पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान है। इसे यानी कि इसे बार बार प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ जो भी पेलोड जाएगा उसको लॉन्च करके फिर ये वापस आ जाएगा। ठीक है। और इसका प्रयोग अगर पूछे कहाँ किया जाएगा, तो इसका प्रयोग किया जाएगा चांद पर भारतीयों को भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। और कैबिनेट के द्वारा इसे भी मंजूरी दे दी गई है। तो दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितने बजट की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देखें तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके तहत अगर पूछे कितना फंड जारी किया गया है, तो 79,156 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए जारी किया गया है, जिसके तहत 63,000 गाँव में जो जनजातीय आबादी निवास करती है उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यह रुपये जारी किया गया है। किस अभियान के तहत? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत यह रुपये जारी किया गया है। किसके लिए? तो जनजातीय जो समूह हैं उनके आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए, जिसमें 4 मुख्य चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। एक तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, परिवहन पर और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में बंदरगाह नौ जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनु भाकर जी को किया है। इसकी व्याख्या देखें तो जहाजरानी मंत्रालय, अगर पूछे जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। और जहाजरानी मंत्रालय का अगर पूछे मंत्रालय की तरफ से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो यह बनाया गया है मनु भाकर जी को, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रोंज मेडल जीता है। और किस श्रेणी में? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 ब्रोंज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मनु भाकर बनी है। इन्होंने एक ही खेल में 2 ब्रोंज मेडल जीत लिया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व बांस दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व बांस दिवस 2024 कब मनाया गया है? 18 सितंबर को मनाया गया है। ओह, बहुत ऊपर चला गया क्वेश्चन, 1 मिनट। हाँ, ये प्रश्न है, तो विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड बैम्बू डे 2024 अगर पूछे कब मनाया गया है, तो 18 सितंबर को मनाया गया है। विश्व बांस सम्मेलन पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो 2009 में किया गया था। और यहीं पर यह घोषणा हुई थी कि 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाएगा। और इसकी घोषणा अगर पूछे कहाँ की गई थी, तो विश्व बांस सम्मेलन में। और यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बैंकॉक में हुआ था। और यहीं पर यह घोषणा हुई थी कि 18 सितंबर को वर्ल्ड बांस दिवस मनाया जाएगा। बांस एक प्रकार का घास है। अगर सोचो कि यह पेड़ है, तो पेड़ नहीं है, बांस एक पेड़ नहीं है, बांस क्या है? एक घास है। और अगर पूछे कि सबसे लंबी घास कौन सी है, तो सबसे लंबी घास है बांस। इसी बांस को जो है लंबी और ग्रीन घास होने के कारण इसे ग्रीन सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय वन एक्ट कब आया था? तो भारतीय वन एक्ट आया था 1927 में। और इसमें यह कहा गया था कि बांस के काटने पर प्रतिबंध था, यानी कि आप बांस नहीं काट सकते हैं, जिसके लिए भारतीय वन एक्ट 1927 लाया गया था। इसके बाद इसमें संशोधन किया जाता है 2017 में मोदी जी के कार्यकाल में। और जो ये बांस काटने पर प्रतिबंध था, इसी प्रतिबंध को हटा दिया गया, यानी कि अब आप बांस काट सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कि महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए हैं संतोष कश्यप जी। इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच किसे बनाया गया है? संतोष कश्यप जी को बनाया गया है। वहीं पूछे कि साफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। इसमें जो है महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन अभी पूछे हाल ही में कहाँ किया गया है? तो काठमांडू में किया गया है। तो साफ का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है,
तो यह किया गया है काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया है। वहीं बात करें कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया है, तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है गौतम गंभीर को। इनसे पहले कौन थे, तो राहुल द्रविड़ इनसे पहले थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कोच किसे बनाया गया है, तो ग्रेग फुलटन को बनाया गया है। और अभी मैंने बताया कि 5वीं बार जो है एशिया हॉकी टीम किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। किसको हराकर, चीन को हराकर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विकास के लिए कहाँ एजुसिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। तो एजुसिटी किसके द्वारा विकसित किया जाएगा, उच्च शिक्षा विकास के लिए विकसित किया जाएगा। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा विकसित किया जाएगा। कहाँ पर, तो मुंबई में विकसित किया जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो एजुसिटी क्या है, तो एजुसिटी विकसित किया जाएगा किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा विकसित किया जाएगा। एजुसिटी क्या है, तो यह कह सकते हैं उच्च शिक्षा विकास करने के लिए यह एजुसिटी विकसित किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा। कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र में यह विकसित किया जाएगा। किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 2015 को होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो वर्तमान में पीएम होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के अगर पूछे उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो सुमन बेरी हैं। नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है, तो कैबिनेट के द्वारा दे दिया गया है। और यह पहल जो आया था किसके नाम से आया था, तो रामनाथ कोविंद जी के नाम से यह पहल आया था। इसकी व्याख्या देखें तो 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसका नाम है रामनाथ कोविंद कमेटी है। इसी कमेटी के तहत जो है 18,000 प्लस पेज की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। और यह जो पेज प्रस्तुत किया जाता है यह 2 चरणों में प्रस्तुत किया गया था। यानी कि जो चुनाव होगा भारत में वह 2 चरणों में होगा। और इसके लिए जो पहला चरण होगा इसमें किसका चुनाव होगा, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होगा। फिर इसके बाद दूसरे चरण में किसका चुनाव होगा, तो नगरीय निकाय और पंचायती राज का चुनाव, ये चुनाव एक साथ होंगे। और किस कमेटी की सिफारिश पर, तो रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश पर होंगे। आप सभी को पता है जैसे कि लोकसभा के चुनाव अभी हो गया है, फिर इसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा। तो ये जो है 1 महीने या फिर 1 साल या फिर 10 साल, ये इनके बीच गैप नहीं होगा। जब होगा तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव पूरे भारत में एक साथ कर दिया जाएगा। सभी राज्यों का विधानसभा एक साथ होगा और भारत का लोकसभा चुनाव एक साथ होगा। इससे क्या होगा, इससे सरकार का पैसा भी कम होगा, मतलब पैसा भी ज़्यादा नहीं खर्च होगा। एक ही साथ पूरी सिक्योरिटी दे दी जाएगी, जिसके साथ क्या नगरीय चुनाव और पंचायती राज सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाएंगे। ठीक है, एक ही दिन ये सभी चुनाव करा दिए जाएंगे। ठीक है, और पैसे भी कम लगेगा और इसके बाद सिक्योरिटी भी कम खर्च आएगा। तो इसी प्रकार से सुरक्षा को देखते हुए रामनाथ कोविंद कमेटी प्रस्तुत की गई है, जिसमें 18,000 का पेज जो है प्रस्तुत किया गया है। और चुनाव को 2 चरणों में कराने की इसमें जो है बात करी गई है, जो अभी हाल ही में इसको कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, और यह संबंधित किससे है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव पहल से संबंधित है, जिसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 42वां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च ISO UNDP PAS 53,200 दिशा निर्देश संबंध किससे है। तो यह मिशन अगर पूछे किससे संबंधित है, तो सतत विकास से संबंधित है, क्योंकि UNDP किसके द्वारा लाया गया था, UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही सतत विकास लक्ष्य लाया गया था। तो किससे संबंधित है, SDG से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखें तो ISO UNDP PAS 53,200 यह जो है SDG के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किया गया है। और पूछे कि यह जारी किसके द्वारा किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के द्वारा जारी किया गया है। और इसकी स्थापना 1947 में करी जाती है। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। अगर वहीं बात करें कि UNDP की स्थापना कब होती है, तो UNDP की स्थापना होती है 1965 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और UNDP के द्वारा ही SDG जारी किया गया था, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जारी किया गया था। और यह रिपोर्ट कब आया था, SDG कब आया था, तो 2015 में आया था और 15 वर्ष के लिए आया था। यानी कि 2015 से लेकर 2030 तक SDG चलने वाला है। और इसी बीच जो है 17 गोल को पूरे विश्व को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड
इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने छठा स्थान हासिल किया है। इसकी व्याख्या देखें तो ऑल कंट्री वर्ल्ड इज इन इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स, इसमें जो है किसका उल्लेख किया गया है? तो जो भी पूरे विश्व में बाजार हैं उसको उभरते हुए बाजार के रूप में स्थापित करने के मामले में ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में अगर पूछे कि पहला स्थान किस देश का है? यूएसए का है, दूसरा जापान का है, तीसरा यूके यानी इंग्लैंड का है, चौथा कनाडा, पांचवा फ्रांस और छठा अपने भारत का है। यानी कि इन सभी देशों में जो है जो उभरते हुए बाजार हैं उनका क्रम है। तो पूरे विश्व में छठा स्थान किसका है? अपने भारत का है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में EAC PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इस सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। इसकी व्याख्या देखें तो PM आर्थिक सलाहकार परिषद, इसे जो है EAC कहते हैं, इसके तहत जो है GDP में यानी सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने के मामले में पूरे भारत में पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। तीसरा नंबर किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है। तो GDP में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा राज्य दे रहा है? महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उत्तर प्रदेश दे रहा है। जबकि वहीं पूछे पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूरे भारत में पहला स्थान किसका है? तो दिल्ली का है। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके प्रतिदिन की आमदनी कितना है? 5 रुपये है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा है। तेलंगाना का मान लीजिए 3 रुपये होगा और बिहार का मान लीजिए 2 रुपये है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस मामले में देखा जा रहा है? तो पैसा कमाने के मामले में सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग पैसा कमा रहे हैं प्रति व्यक्ति? तो दिल्ली। तो GDP में पहला स्थान महाराष्ट्र का हो जाता है। वहीं अगर पूछे पर कैपिटा इनकम में पहला स्थान दिल्ली का है। और वहीं पूछे सेकेंड लास्ट, तो लास्ट किसका है? लास्ट मतलब मान लीजिए अपने भारत में कितने राज्य हैं? तो टोटल 28 राज्य हैं। कितने यूटी हैं? तो 28 यूटी हैं। तो इसमें सबसे आखिरी नंबर किसका है? यानी कि कहाँ सबसे कम पैसा कमाया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा? बिहार में। और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का है। तो मान लीजिए अगर बिहार 1 रुपये कमा रहा है तो उत्तर प्रदेश 2 रुपये कमा रहा है। सबसे ज़्यादा कौन कमा रहा है? तो दिल्ली कमा रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 45वां, हाल ही में चर्चा में रही ब्लाइंड साइट डिवाइस का संबंध किससे है? तो ब्लाइंड आप सभी को सब पता है कि यह अंधेपन यानी आंखों से संबंधित है। और इस डिवाइस का संबंध किससे है? तो न्यूरालिंक से संबंधित है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ब्लाइंड साइट या किससे संबंधित है? तो ब्लाइंड साइट डिवाइस, इसका विकास किया गया है न्यूरालिंक कंपनी के द्वारा, यह विकास किया गया है। और इसके मालिक अगर पूछे कौन है? तो इस कंपनी के मालिक हैं एलन मस्क। इनकी 3 और कंपनी है, एक तो ये चौथी मान लीजिए इनकी चौथी कंपनी है। पहली कंपनी इनकी है टेस्ला, दूसरी कंपनी है स्पेस एक्स और तीसरी कंपनी है एक्स, जिसे ट्विटर भी कहते हैं। तो ये तीनों चारों कंपनी किसकी है? एलन मस्क की है। और अभी हाल ही में न्यूरालिंक कंपनी के द्वारा ब्लाइंड साइट डिवाइस का विकास किया गया है। और इसका जो है इस डिवाइस का प्रयोग यानी कि मंजूरी अगर पूछे किसके द्वारा दे दी गई है? तो USA के द्वारा दे दी गई है। और इसका नाम रखा गया है ब्रेक थ्रू डिवाइस, इसका नाम रखा गया है। जिनकी आंखें खराब हैं उनको जो है अब दिखाई देगा, यानी कि इस डिवाइस के माध्यम से कोई व्यक्ति अंधा होगा तो वह देख सकता है, ऐसा कहा गया है एलन मस्क के द्वारा। और इसकी मंजूरी भी USA के द्वारा दे दी गई है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में सूखे से प्रभावित समुदायों के सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा किसने करी है? तो सूखे से प्रभावित समुदायों की रक्षा करने के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा किसने कर दी है? तो जिम्बाब्वे ने करी है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो जिम्बाब्वे में आप सभी को पता है कि इस टाइम पे कहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ रहा है? जिम्बाब्वे में सूखा पड़ रहा है। तो यहाँ पे फसल की पैदावार नहीं हो रही है, जिससे यहाँ के लोगों में असंतोष और भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इसी से निपटने के लिए जिम्बाब्वे सरकार ने जो है भरण पोषण करने के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा कर दी है। तो कहाँ पर 200 हाथियों की मारने की घोषणा हुई है? जिम्बाब्वे में हुई है, ये याद रखेंगे। क्या पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, तो पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इसी प्रकार का कार्य पहले भी किया जा सका है, लेकिन कहाँ पे? नामीबिया में किया जा रहा है। और अगर बात करते हैं कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया था? तो प्रोजेक्ट हाथी लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1992 में लाया गया था। और 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रश्न है 47वां,
हाल ही में वर्ष 2024 का छठा यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो 2024 में टोटल कितने यूनिकॉर्न बन गए हैं? तो टोटल 6 यूनिकॉर्न बन गए हैं। छठा वाला कौन बना है? तो मनी ब्यू बना है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो 2024 में अगर बात करते हैं कुल कितने यूनिकॉर्न बन गए हैं, तो कुल 6 यूनिकॉर्न बन गए हैं। यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? तो स्टार्टअप का बड़ा रूप जो होता है उसी को यूनिकॉर्न कहते हैं। किसका बड़ा रूप? तो ये स्टार्टअप का। स्टार्टअप मान लीजिए ये इतना बड़ा होता है, जो यही स्टार्टअप में अगर थोड़ा थोड़ा और स्टार्टअप इसका बढ़ाया जा सकता है, अगर बढ़ा दिया जाए तो ये स्टार्टअप जो है जब इतना बड़ा हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। यानी कि रुपए के मामले में बता दें, जब स्टार्टअप की वैल्यू $1 मिलियन हो जाती है, कितना? $1 बिलियन, तो यही जो है क्या बन जाता है? एक यूनिकॉर्न बन जाता है। और इसी प्रकार का भारत में 2024 में कुल कितने यूनिकॉर्न बन गए हैं? तो कुल 26 यूनिकॉर्न बन गए हैं। 6 यूनिकॉर्न, कितने? 6 बन गए हैं। 6 के नाम आप याद रख सकते हैं। पहला बना था कोट्रेम, दूसरा परफ्यूज, तीसरा रेपिडो, चौथा एथर, पांचवा पोर्टर और छठा कौन बना है? मनीव्यू बना है। और ये कहाँ की कंपनी है? तो बेंगलुरु की कंपनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में CLCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? यानी तेजस को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो यह मोहना सिंह बन गई हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो अभी जो है तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जा रहा था, और यह कैसा अभ्यास है? तो भारत का पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो भारत का कैसा अभ्यास है? बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जिसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था तो जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। इसी अभ्यास में जो है हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट जिसका नाम है तेजस उड़ाया जा रहा था, और इसी तेजस को उड़ाने वाली टीम का क्या नाम है? फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन टीम इसका नाम है। और इसी टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बन गई हैं? मोहना सिंह बन गई हैं। तो मोहना सिंह क्या उड़ाने वाली हैं? तेजस। ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, BSF में पहली भारतीय महिला स्नाइपर कौन शामिल हुई थी? तो इनका नाम है सुमन कुमारी। तो सुमन कुमारी क्या है? एक महिला स्नाइपर हैं जो कि कहाँ शामिल हुई हैं, किस सेना में? तो BSF में शामिल हुई हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में NSG1 का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन स्थित है आंध्र प्रदेश में। इसकी व्याख्या देखें तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। अभी जो है NSG1 का दर्जा किसे दिया गया है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया है। और जिसको NSG1 का दर्जा दिया जाता है, यानी कि उस रेलवे स्टेशन के द्वारा जो है 500 करोड़ से अधिक वार्षिक राजस्व हो चुका है, यानी प्राप्त हो चुका है। तो 500 करोड़ से अधिक वार्षिक राजस्व जिस स्टेशन से प्राप्त होता है उसे जो है NSG फर्स्ट का दर्जा दिया जाता है। और अभी हाल ही में किसे दिया गया है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया है। और यह कहाँ का स्टेशन है? तो आंध्र प्रदेश का स्टेशन है। इसे जो है उपनगरीय समूह भी कहा जाता है। तो इसे चाहे NSG1 कहें या फिर इसे उपनगरीय समूह भी कह सकते हैं। और यहीं जो है विजयवाड़ा में ही डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित है। और BR जी की जो ये प्रतिमा स्थापित है इसका क्या नाम है? तो सामाजिक न्याय की प्रतिमा इसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है? तो सफाई मित्र सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसमें भाग लिया है। और कहाँ पर भाग ली हैं? तो यह भाग ली हैं उज्जैन में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सफाई मित्र सम्मेलन इसका पूछे शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है, जिसमें हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भाग लिया है। और इन्हीं के द्वारा जो है सफाई मित्र सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और इसमें थीम क्या रखी गई है? तो स्वच्छता ही सेवा इसकी थीम रखी गई है। और शुरुआत कब की गई है? तो 17 सितंबर से यह शुरू किया गया है। और कब तक चलने वाला है? तो 2 अक्टूबर 2024 तक चलने वाला है, यानी कि यह 15 दिनों तक चलने वाला है। अगर वही बात करते हैं, इस थीम क्या रखी गई है? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता इसकी थीम रखी गई है, ठीक है। तो क्या रखा गया है? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को घोषित किया है। किस बीमारी से? तो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला कौन सा देश बन गया है पहला? जॉर्डन। किसके द्वारा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यह सूचना दी गई है। इसकी व्याख्या देखें तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस हैं।
इन्होंने 19 सितंबर को यह घोषणा करी कि विश्व का पहला देश जो कुष्ठ रोग को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि कुष्ठ रोग का वहाँ पे कोई मरीज नहीं मिल रहा है, ऐसा कौन सा देश बन गया है? जॉर्डन। तो विश्व का पहला देश कुष्ठ रोग से जो समाप्त हो गया है उसका नाम है जॉर्डन। और जो ये कुष्ठ रोग है इसको जो है क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग को लेप्रोसी रोग या हैंसन रोग भी कहते हैं। जो कुष्ठ रोग है यह पूछा किस बीमारी से होता है, किस जीवाणु से होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से होता है। और कुष्ठ रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो प्रभावित अंग कौन सा है? त्वचा है और तंत्रिका तंत्र, ये दोनों अंग जो है कुष्ठ रोग से प्रभावित होते हैं। और अभी कुष्ठ रोग से कौन फ्री घोषित हो गया है? जॉर्डन। किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा फ्री घोषित कर दिया गया है। और ऐसा घोषित करने वाला का हो सिंपो?